गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दीपक पुणे लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी पाचन तंत्र के बारे में। जो पाचन है, किस प्रकार से पाचन होता है, पाचन के पार्ट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और ये जो पाचन है, ये अपने सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नेट, लैब असिस्टेंट एवं जेड और क्लास 11 के अंदर एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और यानी इन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आज अपने पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट अपने देखते हैं यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पाचन तंत्र को अपने बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और ये जो पाचन तंत्र होता है, यानी अपनी जो बॉडी होती है, यानी अपनी देह यानी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? एनर्जी यानी ऊर्जा की। देह को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन के ऑक्सीकरण से। ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? भोजन के ऑक्सीकरण से। यानी अपने देह को विभिन्न कार्य करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऊर्जा यानी एनर्जी की। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन के ऑक्सीकरण यानी फूड का जो ऑक्सीडेशन है, उससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर जैसे अपनी बात करें पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होती है? पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होती है? तो यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होती है कि जटिल कार्बनिक अघुलनशील भोज्य पदार्थ किसमें चेंज होता है? सरल कार्बनिक घुलनशील विसरणशील भोज्य पदार्थ में। यानी पाचन क्रिया क्या होती है? पाचन जटिल कार्बनिक अघुलनशील भोज्य पदार्थ सरल कार्बनिक घुलनशील विसरणशील भोज्य पदार्थ में बदलता है। किसकी सहायता से? जल अपघटनकारी एंजाइम की सहायता से। एंजाइमों की सहायता से। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। इस क्रिया को अपने क्या बोलते हैं? पाचन यानी डाइजेशन। यानी पाचन क्रिया क्या होती है? जटिल कार्बनिक अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं, वो जल अपघटनकारी एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक घुलनशील विसरणशील भोज्य पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। इस क्रिया को अपने डाइजेशन या पाचन बोलते हैं। और ये किसके रूप एंजाइम कौन सा काम में आता है? जल अपघटनकारी एंजाइम। तो ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई किसकी? पाचन की। और पाचन की आवश्यकता क्या होती है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी किससे प्राप्त होगी? भोजन के ऑक्सीकरण से। फिर अपने जैसे बात करते हैं इसमें सेकंड, जैसे ये जो पाचन है, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पाचन तंत्र होता है, उसको पाचन तंत्र को अपने कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। पाचन तंत्र को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। वो देख लेते हैं। यानी पाचन तंत्र को अपन ने डिवाइड किया 2 भागों में। फर्स्ट होता है यानी आहार नाल। सेकंड होता है सहायक ग्रंथि या पाचक ग्रंथि। या तो सहायक ग्रंथि बोल दो या पाचक ग्रंथि बोल दो, एक ही बात है। तो फर्स्ट तो आहार नाल हो गई, और सेकंड क्या होती है? सहायक या पाचक ग्रंथि।
तो आहार नाल के पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आहार नाल में यानी ये मुख से गुदा तक फैली रहती है। तो मुख हो गया, मुख गुहा, मुख मुख गुहा एक पार्ट होता है इसका। ग्रसनी, ग्रसनी, गर्सिका, गर्सनी, गर्सिका, यानी इसको जैसे माउथ बोल दिया, माउथ, मुख को माउथ बोलते हैं, इसको ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोल देते हैं। गर्सनी को जैसे फेरिंग्स बोल दिया, फेरिंग्स, फेरिंग्स। गर्सिका को जैसे ईसोफेगस बोल दिया, ईसोफेगस। और फिर गर्सिका के बाद इसमें आ जाता है ना आमाशय, आमाशय, आमाशय को स्टोमच बोलते हैं, स्टोमच, आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, इसको बोल देंगे समाल, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, बड़ी आंत, इसको बोल देंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड में किसमें खुलता है ये? गुदा, गुदा को बोल देते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। तो आहार नाल कहां से कहां तक होती है? मुख से लेके गुदा तक, यानी माउथ से लेकर एनस तक एक लंबी नलिका पाई जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। सहायक ग्रंथियां होती है या पाचक ग्रंथि, ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है लार ग्रंथि, कौन सी होती है? लार ग्रंथि। और एक होती है यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। एक होती है बेटा अग्नाशय ग्रंथि। तीन ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो वन बाई वन अपने इनके बारे में बात करें। जैसे वन बाई वन बात करते हैं। तो जैसे बात करें अपने तो फर्स्ट जैसे अपने बात करें बेटा आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या होती है? एक्टोड्रम व एंडोड्रम से विकसित होती है। एक्टोड्रम एवं एंडोड्रम से विकसित, यानी एक्टोड्रम व एंडोड्रम से विकसित होती है आहार नाल। और कहां से कहां तक होती है? मुख से गुदा तक, मुख से गुदा तक फैली रहती है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है? मुख से गुदा तक। इसमें सबसे पहले जैसे मुख की बात करें, मुख, मुख को बोलते हैं माउथ। क्या बोलेंगे? माउथ, माउथ। मुख होता है, मुख के अंदर क्या होता है? ये अनुप्रस्थ दरार रूपी छिद्र के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? अनुप्रस्थ दरार रूपी छिद्र, अनुप्रस्थ दरार रूपी छिद्र के रूप में पाया जाता है। एक छिद्र के रूप में होता है अपना जो माउथ होता है। कौन सी दरार होती है? अनुप्रस्थ दरार रूपी छिद्र। अब इसमें क्या होते हैं? दो ओष्ठ पाए जाते हैं। मुख में क्या पाए जाते हैं? दो ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ को अपने बोल देते हैं लिप्स। तो दो लिप्स पाए जाते हैं। और लिप्स के अंदर कौन सी पेशी पाई जाती है? लिप्स के अंदर जो पेशी पाई जाती है उसको बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स पाई जाती है पेशी। ऑर्बिकुलरिस ओरिस पेशी पाई जाती है किसमें? लिप्स के अंदर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिप्स के अंदर कौन सी पेशी पाई जाती है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस। अब जो लिप्स है, लिप्स की जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह, उस पे सिबोसियस ग्लैंड पाई जाती है। सिबोसियस ग्लैंड, सिबोसियस ग्लैंड्स पाई जाती है लिप्स की बाहरी सतह पर। कौन सी होती है? सिबोसियस। और लिप्स की जो इनर सरफेस होती है, लिप्स की निचली सतह पर कौन सी होती है? लिप्स की निचली सतह यानी निचली
सतह पर सर्वेसिस ग्लैंड पाई जाती है। सर्वेसिस ग्लैंड। लिप्स की निचली सतह पे कौन सी? सर्वेसिस ग्लैंड। लिप्स की निचली सतह पे सर्वेसिस ग्लैंड और लिप्स की बाहरी सतह पे सीबोसियस ग्लैंड पाई जाती है, सीबोसियस। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो लिप्स होता है, लिप्स के यानी जो अपर लिप्स है, अपने बात करते हैं अपर लिप्स की। अपर लिप्स, तो अपर लिप्स में क्या होता है, एक आउटर ग्रोथ पाई जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल। अपर लिप्स के मिड में ट्यूबरकल अतिवर्धी पाई जाती है। कौन सी अतिवर्धी? ट्यूबरकल अतिवर्धी। ट्यूबरकल अतिवर्धी। और ट्यूबरकल अतिवर्धी कहाँ पे पाई जाएगी? जो आउटर लिप्स है उसके मध्य भाग में। आउटर यानी अपर लिप्स है, अपर लिप्स के मध्य भाग में कौन सी अतिवर्धी पाई जाती है? ट्यूबरकल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपर लिप यानी ऊपरी होठ है, ऊपरी होठ के मध्य भाग में कौन सी अतिवर्धी पाई जाती है? ट्यूबरकल अतिवर्धी पाई जाती है। होठों में कौन सी पेशी पाई जाती है? ऑर्बिकुलर और पेशी पाई जाती है। लिप्स की बाहरी सतह पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सीबोसियस ग्लैंड पाई जाती है। लिप्स की आंतरिक सतह या निचली सतह पे कौन सी पाई जाती है? सर्वेसिस ग्लैंड पाई जाती है। आहार नाल की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होती है। आहार नाल कहां से कहां तक होती है? मुख से गुदा तक होती है। और मुख कैसा होता है? अनुप्रस्थ दरार रूपी छिद्र के रूप में। तो ये तो बात हो गई अपनी माउथ यानी मुख के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं अपनी मुख गुहा। अब इसके बाद सेकंड इतनी बात करेंगे इसमें मुख गुहा, मुख गुहा के बारे में। सेकंड अपने बात करते हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, तो मुख गुहा को अपने दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, और एक अपने मान लेते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। एक तो वेस्टिब्यूल मान लिया, सेकंड पार्ट क्या मान लिया? ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल यानी लिप्स, मसूड़े, लिप्स मसूड़े, दांत व गाल से घिरा भाग। लिप्स मसूड़े, दांत व गाल से घिरे भाग को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी के अंदर किस किस की बात करते हैं? ओरल कैविटी के अंदर अपना आ जाएगा, एक तो आ जाता है पैलेट। पैलेट बोलते हैं किसको बेटा? तालू को। पैलेट किसको बोलते हैं? तालू को। एक अपनी जीभ आ जाएगी, जीभ को बोलते हैं टोंग्यू, ये ओरल कैविटी में आ जाती है। एक अपने दंत आ जाएंगे, दंत को आपको पता ही है, टीथ बोलते हैं। ये सारे ओरल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से? और ओरल कैविटी होता क्या है? केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग। मुख गुहा का केंद्रीय भाग, मुख गुहा के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ये ऊपरी व निचले जबड़े से घिरा होता है। ऊपरी व निचले जबड़े से घिरा भाग, ऊपरी व निचले जबड़े से घिरा भाग, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ऊपरी व निचले जबड़े से घिरा केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। इसमें पैलेट भी आ जाएगा, तालू भी आ जाएगा, जीभ भी आ जाएगी, दंत भी आ जाएगी। तो अपने वेस्टिब्यूल क्या होता है? बाहरी भाग यानी होठों, दांतों, मसूड़ा व गाल से घिरे भाग को तो अपने बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और ओरल कैविटी कौन सा होता है? जिसके अंदर पैलेट, जीभ, दंत ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें अब जैसे अपने बात करें एक एक करके इनकी, जैसे ओरल कैविटी के अंदर, तो अपने सबसे पहले जैसे बात करेंगे पैलेट के बारे में, यानी तालू। तालू क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर दंत के बारे में बात करेंगे, जीभ के बारे में बात करेंगे। तो तालू यानी तालू को बोलते हैं पैलेट। तालू होता क्या है? श्वसन मार्ग, श्वसन व भोजन मार्ग,
श्वसन व भोजन मार्ग को अलग करने वाली संरचना, श्वसन व भोजन मार्ग को अलग करने वाली संरचना, श्वसन व भोजन मार्ग को अलग करने वाली संरचना को अपने क्या बोलते हैं, तालु या पैलेट बोलते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या होती है, मुख गुहा की छत, मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। मुख गुहा की छत को क्या बोलेंगे, तालु। अब ये जो तालु होता है ये दो प्रकार का, एक तो होता है कठोर तालु, एक होता है कोमल तालु। कोमल तालु, कठोर तालु ये क्या होता है, अगर भाग होता है, अगर भाग, इसमें 3 अस्थि पाई जाती हैं, प्रीमैग्जिला, मैग्जिला, प्रीमैग्जिला, मैग्जिला, पैलेटाइन, प्रीमैग्जिला, मैग्जिला और पैलेटाइन अस्थि, ये तीनों पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट बनता है कठोर तालु, यानी अगर भाग होता है तालु का कठोर तालु, और इसमें प्रीमैग्जिला, मैग्जिला, पैलेटाइन अस्थि तीनों पाई जाती है। कोमल तालु ये संयोजी ऊतक का बना। कोमल तालु किसका बनाता है, एक तो संयोजी ऊतक होता है, श्लेष्म कोशिकाएं होती है और पेशियां होती है। संयोजी ऊतक, श्लेष्म कोशिकाएं व पेशियां, श्लेष्म कोशिकाएं व पेशियां। तो कठोर तालु का अगर भाग होता है प्रीमैग्जिला, मैग्जिला, पैलेटाइन अस्थि इसमें पाई जाती है, किसमें, कठोर तालु या हार्ड पैलेट में। कोमल तालु क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, पश्च भाग होता है। कौन सा होता है, पश्च भाग, इसमें संयोजी ऊतक, श्लेष्म कोशिका व पेशियों का ये बना होता है। और तालु होते क्या है, श्वसन व भोजन मार्ग को अलग करने वाली संरचना को तालु कहते हैं, या मुख गुहा की जो छत होती है उसको तालु कहते हैं। अब जैसे ही अपनी तालु की बात होती है, तालु के बाद अपनी आती है जीभ। तालु के बाद क्या आ जाएगी, अपनी जीभ आ जाएगी। तो जीभ की बात करें, जीभ यानी टोंग्यू, ये कहां पाई जाती है, मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर चपटी मांसल, मुख गुहा के फर्श पर चपटी मांसल पेशीय संरचना, चपटी मांसल पेशीय संरचना, ये क्या कहलाती है, जीभ कहलाती है। इसका अगर भाग कैसा होता है, स्वतंत्र, अगर भाग कैसा, स्वतंत्र, व पश्च भाग हाइओइड उपकरण से जुड़ा होता है, हाइओइड उपकरण से जुड़ा। पश्च भाग किससे होता है, हाइओइड उपकरण से जुड़ा। अगर भाग तो स्वतंत्र होता है, पश्च भाग हाइओइड उपकरण से जुड़ा होता है। जीभ पे क्या पाए जाते हैं, जो जीभ होती है, जीभ फ्रेनुलम द्वारा आधार से जुड़ी होती है, मुख गुहा के आधार से, फ्रेनुलम द्वारा आधार से जुड़ी, फ्रेनुलम द्वारा आधार से जुड़ी होती है, फ्रेनुलम द्वारा। और इस पे स्वाद पेपिला पाए जाते हैं। मुख पर जीभ पे क्या पाए जाते हैं, जीभ पर टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। और जीभ का जो अग्र भाग है, जीभ का अग्र भाग ये मीठे का ज्ञान करवाता है। जीभ का अग्र भाग किसका ज्ञान करवाता है, मीठे का ज्ञान, जो स्वीट होता है ना, स्वीट, मीठे का ज्ञान। जीभ का अग्र भाग इंपॉर्टेंट है, जीभ का अग्र भाग मीठे का ज्ञान करवाता है। पश्च भाग है वो खट्टे का करवाते हैं, अग्र भाग जो है वो किसका करवाएगा, स्वीट यानी मीठे का, जीभ का अग्र भाग। तो पेशीय उपकरण होता है जीभ, पेशीय संरचना है, अग्र भाग फ्री होता है इसका, पश्च भाग हाइओइड उपकरण से जुड़ा, फ्रेनुलम द्वारा आधार से जुड़ी होती है, टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं जीभ पर, और जीभ का अग्र भाग मीठे का ज्ञान करवाता है। जीभ के बाद अपने बात करते हैं इसमें दंत की बात करेंगे।
दंत की। जीभ के बाद इसमें बात करते हैं अपने दंत की। दंत, दंत यानी टीथ। तो दांत की बात करते हैं तो दांत में देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। दांत का जो कठोरतम भाग है, कठोरतम भाग, उसको बोलते हैं इनेमल। दांत के कठोरतम भाग को क्या बोलेंगे? इनेमल। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? इनेमल। और इनेमल ये किससे स्त्रावित होता है? एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट कोशिका से स्त्रावित होता है। एमाइलोब्लास्ट कोशिका से स्त्रावित होता है। एमाइलोब्लास्ट कोशिका से स्त्रावित, एमाइलोब्लास्ट कोशिका से स्त्रावित होता है क्या? इनेमल। और फिर कठोरतम भाग हो गया इनेमल, और ये यानी बाह्यतम आवरण बनाता है। दंत का बाह्यतम आवरण बनाता है। दंत का बाह्यतम आवरण, बाह्यतम आवरण या जो क्राउन बोलते हैं। फिर अपने बात करते हैं दांत का मुख्य भाग। दांत का मुख्य भाग, तो दांत का मुख्य भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन, दांत का मुख्य भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। और ये डेंटाइन ओस्टियोब्लास्ट सेल से बनता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल से। इसका स्त्रवण किससे होता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल से। ओस्टियोब्लास्ट सेल से। तो दांत का कठोरतम भाग तो क्या हो गया? इनेमल, और जो एमाइलोब्लास्ट से स्त्रावित होता है। और दांत का मुख्य भाग क्या होता है? डेंटाइन, ओस्टियोब्लास्ट सेल से। और दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं? 3। दांत के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया क्राउन, क्राउन। एक हो गया नेक यानी गिरवा, और एक होती है इसकी रूट, रूट। क्राउन ये तो कैसा होता है? मसूड़े से बाहर निकला भाग, मसूड़े से बाहर निकला भाग, यानी मसूड़ों से बाहर निकले भाग को तो अपने बोलते हैं क्राउन, जो एनिमल करना होता है। नेक मसूड़े में धसा हुआ, मसूड़े में धसा हुआ भाग, उसको बोल देंगे नेक, मसूड़े में धसा हुआ। रूट क्या होती है? ये हड्डी के सॉकेट में स्थित होती है, हड्डी के सॉकेट। तो 3 पार्ट होते हैं दांत के, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन तो मसूड़ों से बाहर निकला भाग है, नेक मसूड़े में धसा हुआ, और रूट क्या होता है? हड्डी के सॉकेट को क्या बोलते हैं? रूट। इसके अतिरिक्त जो अपना दंत है, यानी दंत कैसा होता है? थिकोडोंट। कैसा होता है? थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब है गर्तदंती। गर्तदंती, गर्तदंती का मतलब जो दांत है, दांत हड्डी में धसे होते हैं। किस में धसे होते हैं? हड्डी में धसे होते हैं, हड्डी में धसे होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको थिकोडोंट या गर्तदंती। और द्विबार दंती होते हैं। कैसे होते हैं? द्विबार दंती, यानी मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक बार अस्थायी और एक बार स्थायी, यानी एक बार कैसे होते हैं? अस्थायी, और एक बार कैसे होते हैं? स्थायी। फिर इसके बाद जैसे बात करें अपने, यानी 2 भाग हो गए, दंत की बात चल रही है, तो इसके अंदर जैसे अपने बात करते हैं थिकोडोंट यानी हड्डी में फंसे हुए। फिर इसमें जैसे एक तो होते हैं अस्थायी, अस्थायी दंत, दूधिया, दूधिया दांत बोलते हैं। अस्थायी दंत को क्या बोलते हैं? दूधिया दांत। एक होता है स्थायी दंत, स्थायी दंत यानी परमानेंट टीथ होते हैं। तो द्विबार दंती हो गए, 2 बार आते हैं। पहले अस्थायी दंत, दूधिया दांत जो झड़ जाते हैं, उसके बाद स्थायी दंत आते हैं, वो बुढ़ापे तक झड़ते हैं। उसके बाद जैसे अपने बात करें बच्चों के अंदर जो दंत सूत्र होता है, बच्चों में दंत सूत्र। तो दंत सूत्र की बात करें तो दंत सूत्र क्या होता है? ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या अपॉन
निचले जबड़े में दांतों की संख्या, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या होता है, दंत सूत्र। यानी ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या और निचले जबड़ों में दांतों की संख्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहलाता है दंत सूत्र। तो इसकी बात करें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने होते हैं दांत? 4 प्रकार के। एक तो होता है इंसिजर, इसको बोलते हैं करंतक। कार्य क्या होता है? काटना। करंतक का कार्य क्या होता है? काटना। एक होता है कैनाइन, बोलते हैं इंग्लिश में कैनाइन, हिंदी बोलेंगे रदनक। इसका कार्य होता है चीरना फाड़ना। एक होता है प्रीमोलर, इसको बोलते हैं अगर चबाणक। ये कार्य क्या होता है? चबाना। एक होता है मोलर, इसको बोलते हैं चवर्णक। कार्य क्या होता है? चबाना। तो निचले दोनों तो चबाने का कार्य करते हैं, अगर चवर्णक और चवर्णक। रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करता है, इंसिजर काटने का कार्य करता है। दंत सूत्र होता है ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या और निचले जबड़े में दांतों की संख्या इंटू 2। दांत 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अपने दंत सूत्र देखते हैं अलग अलग, जैसे बच्चों में क्या होता है, वयस्क में क्या होता है, तो अलग अलग देख लेते हैं इनका एक बार कैसे क्या होता है। तो इसमें देखिए, बात करें बच्चों की, तो बच्चों के अंदर कैसे होता है? बच्चों के अंदर हो जाएगा जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अपने बात करें जैसे तो टोटल कितने दंत हो गए? 20। तो बच्चों में कितने होते हैं? टोटल 20 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 10, निचले जबड़े में 10, यानी 2 ऊपरी जबड़े में इंसिजर, 2 ऊपरी जबड़े में इंसिजर, 2 निचले जबड़े में इंसिजर, एक ऊपरी जो जबड़ा है उसमें कैनाइन, एक निचले जबड़े में कैनाइन। ऊपरी जबड़े में प्रीमोलर नहीं होता, निचले जबड़े में प्रीमोलर नहीं होता बच्चों में। मोलर क्या होता है? ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2। तो टोटल कितने हो गए मनुष्य के अंदर? 20, यानी बच्चों में कितने होते हैं? 20। उसके बाद करें 15 से 18 की एज में, तो 15 से 18 की जो एज होती है इसमें दंत सूत्र हो जाएगा यानी टोटल कितने दंत हो गए 15 से 18 में? 28। तो ऊपरी जबड़े में 2 इंसिजर, निचले जबड़े में 2 इंसिजर, ऊपरी जबड़े में 1 कैनाइन, निचले जबड़े में 1 कैनाइन, ऊपरी जबड़े में 2 प्रीमोलर, निचले जबड़े में 2 प्रीमोलर, और ऊपरी जबड़े में 2 मोलर, निचले जबड़े में 2 मोलर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, टोटल कितने हो गए? 28। फिर व्यस्क की बात करें, ये 18 से ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ टोटल कितने? 32 दांत। किसमें? 18 से ऊपर व्यस्क में। ऊपरी जबड़े में 2 इंसिजर, निचले जबड़े में 2 इंसिजर, ऊपरी जबड़े में यानी कैनाइन, निचले जबड़े में कैनाइन, ऊपरी में प्रीमोलर, निचले में प्रीमोलर, ऊपरी में मोलर, निचले मोलर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने हो गए? 32। 14 ऊपरी में, यानी 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। तो ये अपनी बात होगी किसकी? दंत सूत्र, यानी डेंटल फॉर्मूले की। डेंटल फॉर्मूले के बाद बात करते हैं, यानी दंत हो गया। दंत के बाद अपने बात करेंगे किसकी? अस्थि की। नहीं, दंत के बाद बात करेंगे अस्थि की, क्या बेटा? उसकी ग्रसनी की। यानी मुख हो गया, मुख गुहा हो गई। मुख गुहा के बाद आहार नाल का जो तीसरा भाग है वो कहलाता है ग्रसनी। तीसरा पार्ट है ये आहार नाल का, ग्रसनी। और ग्रसनी को बोलते हैं फेरेंक्स। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरेंक्स। ग्रसनी क्या होता है?
वायु एवं भोजन का पथ होती है ये, वायु एवं भोजन का पथ, यानी वायु और भोजन का पथ होती है ग्रसनी। इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, एक तो होता है ग्लोटिस, क्या होता है ग्लोटिस, और एक को अपने बोलते हैं गलट, गलट बोल दो इसको, ग्लोटिस, जैसे ग्लोटिस हो गया ग्लोटिस। तो ग्लोटिस किसको बोलते हैं, जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया की छिद्र को, ट्रेकिया के छिद्र को क्या बोलेंगे ग्लोटिस, ट्रेकिया के छिद्र को क्या बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं। और इस ग्लोटिस पे क्या पाया जाता है, ग्लोटिस यानी जो ट्रेकिया के छिद्र को ग्लोटिस, और ग्लोटिस पे क्या होता है, ग्लोटिस पर जो ढक्कन होता है, ढक्कन, ग्लोटिस पे ढक्कन होता है, उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस पे ढक्कन होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया एपिग्लोटिस का, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्लोटिस क्या होता है, ट्रेकिया का छिद्र, ग्लोटिस पे जो ढक्कन पाया जाता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। गलट क्या होता है, इसोफेगस, इसोफेगस अपनी क्या होगी गर्सिका, और गर्सिका के ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है उसको बोलते हैं गलट, गर्सिका के ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है उसको अपने क्या नाम दे दिया गलट, गर्सिका के ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं गलट। अब गर्सनी के बाद अपने बात करेंगे किसकी, गर्सिका की। गर्सनी के बाद किसकी बात करते हैं, गर्सिका यानी इसोफेगस। गर्सनी के बाद अपने बात करते हैं किसकी, इसोफेगस, गर्सिका। गर्सनी के बाद अगला है अपना फोर्थ गर्सिका, गर्सिका बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। गर्सिका क्या बोलेंगे बेटा, ईसोफेगस। गर्सिका क्या होती है, एक पतली पतली नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचना, पतली नलिकाकार संरचना। ये किसमें खुलती है गर्सिका, ये खुलेगी आमाशय में, किसमें खुलती है आमाशय, आमाशय यानी स्टोमच हो गया अपना, स्टोमच आमाशय में खुलती है। आमाशय कैसा होता है, जे आकार का, कैसा होता है जे आकार का, जे आकार का। तो इसका जैसे आमाशय के अपने अंदर शॉर्ट डायग्राम बनाए इस प्रकार, तो इस प्रकार होता है आमाशय का जो सिस्टम होता है इस प्रकार। तो आमाशय के अंदर देखो ये जो पार्ट है इसको अपने बोलते हैं कार्डियक, अगर भाग को क्या बोलते हैं कार्डियक। ये भाग है इसको बोलते हैं फंडिक भाग, फंडिक भाग। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है उसको बोलते हैं कार्डियक अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी। यानी गर्सिका और आमाशय के बीच में, गर्सिका और आमाशय के बीच में एक अवरोधनी पाई जाती है उसको बोलते हैं कार्डियक अवरोधनी। और एक पाई जाती है पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी। पाइलोरिक अवरोधनी यानी कार्डियक और ये जो पाइलोरिक अवरोधनी है दोनों कैसी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी होती है कार्डियक अवरोधनी और पाइलोरिक अवरोधनी। अब ये जो तीन पार्ट के अपन ने बात की है, कार्डियक और पाइलोरिक और फंडिक। कार्डियक को अपने जठरागम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जठरागम, जठरागम। तो ये जठरागम अवरोधनी होगी। फंडिक क्या होता है, आमाशय का मुख्य भाग, आमाशय का मुख्य भाग होता है ये आमाशय का। और इसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां पाई जाती है किसमें, फंडिक भाग में।
पाइलोरिक होती है, जठर निर्गम भाग होता है, ये कैसा होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाइलोरिक को जठर निर्गम, पाइलोरिक को बोलते हैं जठर निर्गम, ये जठर निर्गम अवरोधी। अमाशय डी आकार का होता है। अमाशय फिर किसमें खुलता है, जैसे बात करें अमाशय के बाद फिर अपने बात करेंगे छोटी आंत की, यानी इंटेस्टाइन, आंत्र की। अमाशय के बाद अपने बात करते हैं आंत्र की। आंत्र, ये आंत बोल दो या आंत्र बोल दो, आंत भी बोल देते हैं। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दो प्रकार की, एक तो स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं, एक तो होता है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम कहते हैं ग्रहणी को, किसको बोलते हैं, ग्रहणी को। कैसी होती है, यू आकार की, कैसी होती है, यू शेप, यू आकार की होती है ग्रहणी, कैसी होती है, यू आकार की। ग्रहणी के बाद अगली जो है उसको बोलते हैं जजुनम, जजुनम, जजुनम होती है, इसको बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र, हिंदी में बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र। जजुनम के बाद तीसरा पार्ट है इलियम, इलियम, इलियम को बोलते हैं शुद्रांत्र, क्या बोलते हैं, शुद्रांत्र। तो तीन पार्ट हो गए, ड्यूडिनम, जजुनम और इलियम। इलियम को क्या बोलते हैं, शुद्रांत्र बोलते हैं। और अब इसमें जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, एक तो होता है सिक्कम, सिक्कम, सिक्कम को बोलते हैं अंधनाल, अंधनाल। एक होता है अपना सिक्कम के बाद जैसे कोलन, कोलन, कोलन को बोलते हैं वर्धांत्र, वर्धांत्र। और एक पार्ट होता है इसका रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम को बोल देंगे अपने मलाशय। तो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, बड़ी आंत के सिक्कम, कोलन, रेक्टम। तो जैसे ड्यूडिनम यू शेप की होती है, जेजुनम अलग होती है इससे, जैसे अपने बात करें, और इलियम पस यानी शुद्रांत्र होती है। फिर इलियम बड़ी आंत में सिक्कम यानी अंधनाल, कोलन वर्धांत्र, रेक्टम यानी मलाशय। अब जो सिक्कम होती है, सिक्कम, सिक्कम यानी अधनाल, अधनाल में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म सहजीवी जीवाणु, सूक्ष्म सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, किसमें, अधनाल में। सूक्ष्म अधनाल यानी जो सिक्कम होती है, सिक्कम में सूक्ष्म सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, सूक्ष्म सहजीवी जीवाणु अधनाल की, यानी इसका जो अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग, अंतिम भाग को बोलते हैं कर्मी रूपी, कर्मी रूपी परिशेषिका। अंतिम भाग को क्या बोलेंगे, कर्मी रूपी परिशेषिका। और इसके अंदर ये जीवाणु पाए जाते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका के अंदर। और कौन कौन से जीवाणु होते हैं अधनाल के अंदर, जैसे अपने नाम लिखें इन जीवाणुओं के, एक तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। और एक जीवाणु होता है, कौन सा होता है, सेलोबायोपेरस, सेलोबायोपेरस, सेलोबायोपेरस। ये जो कर्मी रूपी परिशेषिका है ना, डायग्राम देखो, ये तो अपनी रेड कलर में जो, ये तो सिक्कम हो गई, रेड कलर में इसको क्या बोलते हैं, सिक्कम। और ये देखो लास्ट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। ये मानव में कैसी होती है, अवशेषित होती है, मानव में कैसी होती है, अवशेषित। और इसी भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्लोस्ट्रीडियम और सेलोबायोपेरस। और ये क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं, किसका पाचन करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज यानी सेलुलोज एंजाइम बनेगा, सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं ये। तो इसके बाद जैसे अपन बात करें कोलन की, सिक्कम के बाद अगला पार्ट कौन सा होता है, कोलम। तो
कोलम की बात करें यानी वर्धांत्र, किसकी बात करें? वर्धांत्र की। वर्धांत्र, वर्धांत्र को बोलते हैं कोलन। तो कोलन भी 3 भागों में बटी होती है। ए आरोही, आरोही वर्धांत्र, आरोही वर्धांत्र। बी अवरोही, अवरोही वर्धांत्र। और एक होती है अनुप्रस्थ वर्धांत्र, अनुप्रस्थ वर्धांत्र। ये जो अवरोही होती है ये किसमें खुलती है? मलाशय में। अवरोही किसमें खुलेगी? मलाशय में यानी रेक्टम में। रेक्टम में अवरोही किसमें खुलती है? मलाशय यानी रेक्टम में। और जो रेक्टम है वो एनस यानी मल द्वार या गुदा द्वार के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी मल बाहर की तरफ निकल जाता है किसके द्वारा? गुदा यानी एनस के द्वारा या मल द्वार में बोल देते हैं, इसके द्वारा बाहर की तरफ निकल लेता है। तो आंतक के बारे में बात करें। फिर एक कई बार जैसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, कई बार क्वेश्चन आता है कि सेकुलस रोटेंडस क्या होता है? सेकुलस रोटेंडस, तो अभी बात कर देते हैं। सेकुलस रोटेंडस, सेकुलस रोटेंडस। तो सेकुलस रोटेंडस बोलते छोटी आंत, छोटी आंत व बड़ी आंत का, छोटी आंत व बड़ी आंत का संगम स्थल। छोटी आंत व बड़ी आंत के संगम स्थल को क्या बोलते हैं? सेकुलस रोटेंडस। छोटी आंत व बड़ी आंत की संगम स्थल को क्या बोलते हैं? अपने सेकुलस रोटेंडस बोल देते हैं। छोटी आंत व बड़ी आंत की संगम स्थल को। और इसमें एक कपाट पाया जाता है, एक तरफा कपाट। कपाट कैसा होता है? एक तरफा, एक तरफा कपाट जिसे बोलते हैं इलियोसिकल कपाट। इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल कपाट बोलते हैं। इलियोसिकल यानी सेकुलस रोटेंडस वाले पार्ट में एक तरफा कपाट पाया जाता है जिसे बोलते हैं इलियोसिकल। और छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल को क्या बोलेंगे? सेकुलस रोटेंडस। उसके बाद जैसे अपने बात करें एलिमेंट्री कैनाल तक, तो ये कंप्लीट हो गया। ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होती है? मुख से लेके गुदा तक। जैसे अपने बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो देखो इधर डायग्राम में हो, तो ये तो अपना मुख हो गया, माउथ हो गया। ये ओरल कैविटी हो गई। ये जो लाल ग्रंथि होती है कौन सी? करणपूर्व ग्रंथि, कैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। उसके पीछे का ये पार्ट ग्रसनी है, फेरिंग्स होता है। पीछे ये लंबी नली गर्सिका इसोफेगस होती है। इसोफेगस किसमें खुलेगी? आमाशय के अंदर। यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसको गलट बोलते हैं। आमाशय कैसा होता है? डी आकार का। तो आमाशय का ये पार्ट कार्डियक, कार्डियक। ये पार्ट कैसा हो गया? फंडिक। और नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक, पाइलोरिक। आमाशय फिर ड्यूडेनम यानी ग्रैनी में। यहाँ कौन सी होती है? अग्नाशय ग्लैंड पाई जाती है, पैंक्रियाज ग्लैंड। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम फिर किसमें खुलेगी? जेजुनम में। और जेजुनम किसमें खुलती है? इलियम में। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और अब इसमें देखो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर देखो ये तो अनुप्रस्थ कोलन हो गई, अनुप्रस्थ कोलन, ट्रांसवर्स कोलन ये वाली। ये डिसेंडिंग यानी अवरोही कोलन हो गई। नीचे की तरफ अवरोही कोलन किसमें खुल रही है? मलाशय में। मलाशय किसमें? गुदा के अंदर, गुदा द्वार द्वारा बाहर। ये सेकुलस रोटेंडस हो गया यानी अधनाल होगी। ये वाली रेड कलर में सिक्कम होगी। सिक्कम का जो पश्च पार्ट है, पश्च भाग को बोलते हैं कर्मेरूपी परिशिका। और ये मानव में अवशेषी होती है। मानव में कैसी होती? अवशेषी। मानव में कैसी होती? कर्मेरूपी परिशिका अवशेषी होती है। और इस साइड में देखो लीवर होता है। लीवर ये साइड में पित्ताशय प्रेजेंट होता है। और जैसे ये मुख है, मुख के अंदर कर्ण ग्रंथि होती है। एक होती अधोजम, अधोजम। ये तीनों लाल ग्रंथि है। अधोजम हो गई, कर्णपूर्व हो गई और अधोजिह्वा हो गई। सबलिंगुअम, मैंडिबल और पैरोटिड ये सारी कैसी है? यानी लाल ग्रंथि तीनों प्रकार की। और एक इसमें अपने पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि के बारे में, एक पढ़ेंगे अपने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में।
और अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपने पढ़ेंगे इसके अंदर पाचन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में, यानी आहार नाल के अंदर जैसे एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण और पाचन कैसे कैसे होगा, कौन कौन से उसमें जैसे गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो जिनका यूज होता है उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे यानी एक तो किसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो 3 प्रकार के मैंने बताए, पैंक्रियाज और यकृत और लाल ग्रंथि के बारे में। और इसके अतिरिक्त अपने पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कैसे होता है और जो पाचन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर। तो बेटा तैयारी कीजिए, लैब असिस्टेंट का एग्जाम भी आपको पता है 4 जून का प्रस्तावित है। तो अभी आपके पास मौका है इसको फाइट करने का, तो अभी इसकी तैयारी कीजिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। आरपीएससी सेकंड की भी आ रही है, उसकी भी कीजिए, साथ साथ रेट का भी निकला हुआ है वो भी कीजिए। और जैसे +2 कर दिया आपने तो नेट की प्रिपरेशन कीजिए, नेट का एग्जाम होने वाला है। जेट आई एग्रीकल्चर के लिए जेट ICAR का होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है किसका, जेट ICAR का। तो बेटा काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें बायो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बायो में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसकी तैयारी कीजिए। और फिर लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।